मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 52 और 53 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 52 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। परेश बाबू ने कहा, विनय, ललिता को एक मुसीबत से उतारने के लिए तुम कोई दुस्साहसपूर्ण काम कर बैठो, ऐसा मैं नहीं चाहता। समाज की आलोचना का अधिक मूल्य नहीं है जिसे लेकर आज इतनी हलचल है। 2 दिन बाद वह किसी को याद भी न रहेगा। विनय ललिता के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए ही कमर कसकर आया था। इस विषय में स्वयं उसे जरा भी संदेह न था। वह जानता था कि ऐसे विवाह में समाज में मुश्किल होगी और इससे भी अधिक गोरा बहुत ही नाराज होगा। लेकिन केवल कर्तव्य बुद्धि के सहारे इन सब अप्रिय कल्पनाओं को उसने मन से निकाल दिया था। ऐसे मौके पर परेश बाबू ने जब सहसा उस कर्तव्य बुद्धि को एक बारगी बर्खास्त कर देना चाहा, तब भी न एकाएक उसे छोड़ न सका। वह बोला, आप लोगों का स्नेह ऋण मैं कभी न चुका सकूंगा। मेरी वजह से आपके परिवार में क्षणिक भी जरा सी अशांति हो, यह भी मेरे लिए असह्य है। परेश बाबू ने कहा, विनय, मेरी बात तुम ठीक तरह समझ नहीं पा रहे हो। हम लोगों के प्रति तुम्हारी जो श्रद्धा है वह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन उस श्रद्धा का कर्तव्य पूरा करने के लिए ही तुम मेरी कन्या से विवाह करने को प्रस्तुत हुए हो। यह मेरी कन्या के लिए श्रद्धा की बात नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, यह संकट ऐसा बड़ा नहीं है कि इसके लिए तुम्हारा त्याग स्वीकार करने की जरूरत हो। विनय को मानो कर्तव्य के बोझ से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन पिंजरे का द्वार खुला पाकर पंछी जैसे फड़फड़ाकर उड़ जाता है। विनय का मन तो छुटकारे के मार्ग पर वैसे नहीं दौड़ा, बल्कि वह तो हिलना ही नहीं चाहता। कर्तव्य बुद्धि का सहारा लेकर बहुत दिनों के संयम के बांध को उसने अनावश्यक कहकर तोड़ दिया था। जहां पहले मन डर डर कर पैर रखता था और अपराधी सा सकुचाकर लौट आता था, वहां वह अब जड़ जमाकर बैठ गया है और अब उसे लौटा लाना कठिन हो गया है। उसे हाथ पकड़कर जो कर्तव्य बुद्धि यहां तक लाई थी, वह कहती है अब और आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई, चलो लौट चले। पर कहता है तुम्हें जरूरत न हो तो तुम लौट जाओ, मैं तो यही बस जाऊंगा। जब परेश बाबू ने कहीं कोई ओट न छोड़ी, तब विनय ने कहा, आप ऐसा कभी न सोचें कि मैं कर्तव्य के आह्वान पर एक कष्ट स्वीकार करने जा रहा हूं। आप लोगों की स्वीकृति मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। मुझे इतना ही भय है कि कहीं सत्य प्रेमी परेश बाबू ने बिना संकोच के कह दिया, तुम्हें जो भय है उसका कोई कारण नहीं है। सुचरिता से मैंने सुना है ललिता का मन तुम्हारे प्रति विमुख नहीं है। विनय के मन में आनंद की लहर सी दौड़ गई। ललिता के मन का रहस्य सुचरिता जान गई है। उसने कब जाना, कैसे जाना? दो सखियों में इशारे और अनुमान से जो बातचीत हुई होगी, उसके गहरे रहस्यमय सुख से विनय विद्ध हो उठा। विनय ने कहा, यदि आप लोग मुझे इस योग्य समझें तो मेरे लिए इससे बड़े आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती। परेश बाबू ने कहा, तुम जरा रुको, एक बार मैं ऊपर हो आऊं। वह वरदा सुंदरी की राय लेने गए तो वरदा सुंदरी ने कहा, विनय को दीक्षा लेनी होगी। परेश बाबू ने कहा, वह तो लेनी ही होगी। वरदा सुंदरी ने कहा, यह पहले तय हो जाए, विनय को यहीं बुलवा लो ना। विनय के ऊपर आने पर वरदा सुंदरी ने कहा, तब दीक्षा का दिन तो ठीक करना होगा। विनय ने कहा, दीक्षा की क्या जरूरत है? वरदा सुंदरी ने कहा, जरूरत नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? नहीं तो ब्रह्म समाज में तुम्हारा विवाह कैसे होगा? विनय चुपचाप से झुकाए बैठा रहा। वह उनके घर में विवाह करने को राजी हुआ है, यह सुनकर ही परेश बाबू ने मान लिया था
कि वह दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में प्रवेश करेगा। विनय ने कहा, ब्रह्म समाज के धर्म मत में तो श्रद्धा है और अब तक मेरा व्यवहार भी उनके विरुद्ध नहीं रहा, फिर भी क्या खास तौर से दीक्षा लेने की जरूरत है? वरदा सुंदरी ने कहा, जब मत मिलता ही है तब दीक्षा लेने में ही क्या हर्ज है? विनय ने कहा, मैं हिंदू समाज का कुछ नहीं हूं, यह बात तो मैं कभी कह ही नहीं सकता। वरदा सुंदरी बोली, तब इस बारे में बात करना ही आपकी ज्यादती है। क्या आप हम लोगों पर उपकार करने के लिए दया करके मेरी लड़की से ब्याह करने को राजी हुए हैं? विनय को गहरी ठेस पहुंची। उसे दिख गया कि उसका प्रस्ताव सचमुच इन लोगों के लिए अपमानजनक हो गया है। कुछ ही समय पहले सिविल मैरिज का कानून पास हुआ था। उस समय गोरा और विनय ने अखबारों में इस कानून के विरुद्ध बड़ी कड़ी आलोचना की थी। आज उसी सिविल मैरिज को स्वीकार करके विनय घोषित करेगा कि मैं हिंदू नहीं हूं, यह तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। विनय हिंदू समाज में रहकर ललिता से विवाह करेगा, यह प्रस्ताव परेश बाबू स्वीकार नहीं कर सके। एक लंबी सांस लेकर विनय उठ खड़ा हुआ और दोनों को नमस्कार करके बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना अपराध और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इतना कहकर विनय बाहर निकल आया। सीढ़ी के पास आकर उसने देखा, सामने के बरामदे में एक कोने में ललिता एक छोटा डेस्क लिए अकेली बैठकर चिट्ठी लिख रही है। पैरों की आहट पाकर ललिता ने नजर उठाकर विनय के चेहरे की ओर देखा। उसकी वह पल भर की चितवन विनय के मन को व्यथित कर गई। विनय के साथ ललिता का परिचय नया नहीं था। कितनी ही बार वह उसके चेहरे की ओर आंखें उठाकर देख चुकी थी, लेकिन आज की इस चितवन में न जाने कैसा एक रहस्य था। सुचरिता ने ललिता के मन का जो रहस्य जान लिया है, वही रहस्य आज ललिता की काली आंखों की पलकों की छाया में करुणा से पूरित एक सजल स्निग्ध मेघ सा विनय को दिखाई दिया। विनय की भी पल भर की दृष्टि में उसके हृदय की सारी वेदना बिजली सी कौंध गई। वह बिना बातचीत किए ललिता को नमस्कार करके सीढ़ियां उतरकर चला गया। यह था उपन्यास गोरा के भाग 52 का वाचन। अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 53 का वाचन। जेल से बाहर आते ही गोरा ने देखा परेश बाबू और विनय फाटक के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक महीना कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। एक महीना से भी अधिक समय गोरा बंधु बांधवों से अलग होकर भ्रमण करता रहा है, लेकिन जेल के एक महीना के विच्छेद के उपरांत बाहर आकर परेश बाबू और विनय को देख उसे ऐसा लगा मानो उसने पुराने बांधवों के परिचित संसार में फिर से जन्म ले लिया हो। उसी राजपथ पर खुले आकाश के नीचे प्रभात के प्रकाश में परेश बाबू के शांत सौम्य स्नेहपूर्ण चेहरे को देख उसने जिस भक्ति और आनंद से उनकी चरण धूलि ली, वैसे पहले कभी न ली थी। परेश बाबू ने उसे गले से लगा लिया। विनय का हाथ पकड़कर हंसकर गोरा ने कहा, विनय, स्कूल से लेकर बराबर तुम्हारे साथ ही शिक्षा पाता आया हूं, लेकिन इस स्कूल में तो चकमा देकर तुमसे आगे निकल गया। विनय हंस न सका, कुछ कह भी न सका। जेल के अपरिचित दुखों के भीतर से होकर उसका बंधु उसके लिए मानो बंधु से कुछ बड़ा होकर बाहर आया है। एक गंभीर मनोभाव में वह चुप ही रह गया। गोरा ने पूछा, मां कैसी है? विनय ने कहा, अच्छी तरह है। परेश बाबू ने कहा, चलो भाई, गाड़ी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तीनों गाड़ी पर सवार हो रहे थे कि हाँफता हुआ अविनाश आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे लड़कों की टोली भी थी। अविनाश को देखते ही गोरा जल्दी से गाड़ी पर सवार होने लगा था, लेकिन उससे पहले ही पहुंचकर अविनाश ने रास्ता रोकते हुए कहा, गौर मोहन बाबू, जरा रुकिए। उसके यह कहते न कहते लड़कों ने चिल्ला चिल्ला कर गाना शुरू कर दिया। दुख निशितनी हल आजी भोर, काटिल काटिल अधीनता डोर। गोरा का चेहरा सुर्ख हो उठा। उसने अपने वज्र स्वर में गरज कर कहा, चुप करो। लड़के अचकचाकर चुप हो गए। गोरा ने पूछा, अविनाश, यह सब क्या मामला है? अपनी साल के भीतर से अविनाश ने केले के पत्ते में लिपटा हुआ
कुंद के फूलों का मोटा हार निकाला और उसके अनुवर्ती एक किशोर लड़के ने सुनहली छपाई के एक कागज से चाबी से चलने वाले आर्गन बाजे की तरह महीन आवाज में तेजी से कारा मुक्ति का अभिनंदन पढ़ना शुरू कर दिया। अविनाश की माला को खींच से एक ओर हटाते हुए गोरा ने दबे हुए गुस्से से कहा, जान पड़ता है अब तुम्हारा नाटक शुरू हुआ। आज सड़क पर अपनी पार्टी के साथ मेरा स्वांग सजाने के लिए ही क्या तुम 1 महीने से राह देख रहे थे? कई दिन पहले से अविनाश ने यह योजना बना रखी थी। उसने सोचा था कि सबको अचंभे में डाल देगा। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय ऐसे आयोजनों का चलन नहीं था। अविनाश ने अपनी मंत्रणा में विनय को भी शामिल नहीं किया था। इस अपूर्व कार्य की सारी वाहवाही वही लेगा, यही उसका विचार था। यहां तक कि अखबारों के लिए उसका विवरण भी उसने स्वयं लिखकर तैयार रखा हुआ था। लौटते ही उसकी बाकी खाना पूरी करके छपने भेज देगा, ऐसा उसने सोच रखा था। गोरा के तिरस्कार से क्षुब्ध होकर अविनाश बोला, आप गलत कह रहे हैं। आपने कारावास में जो दुख भोगा है हम लोगों ने उससे जरा भी कम नहीं सहा। इस 1 महीने में बराबर हम लोगों का हृदय भी भूसे की आग की तरह जलता रहा है। गोरा ने कहा, यह तुम्हारी भूल है अविनाश। जरा झांक कर देखने से ही पता चल जाएगा कि भूसा ज्यों का त्यों पड़ा है और हृदय की भी कोई खास क्षति नहीं हुई है। अविनाश झेपा नहीं, बोला, राजपुरुष ने आपका अपमान किया है, लेकिन आज सारी भारत भूमि के प्रतिनिधि होकर हम यह सम्मान का हार। गोरा ने कहा, बस और नहीं सहा जाता। और अविनाश तथा उसके दल को एक तरफ हटाता हुआ बोला, परेश बाबू आइए, गाड़ी पर सवार होइए। गाड़ी पर सवार होकर परेश बाबू की जान में जान आई। गोरा और विनय भी पीछे पीछे सवार हो गए। स्टीमर पर सवार होकर अगले दिन सवेरे गोरा घर पहुंच गया। बाहर ही उसने देखा उसके दल के लोगों ने भीड़ जमा रखी थी। किसी तरह उनसे छुटकारा पाकर वह भीतर आनंदमयी के पास पहुंचा। वे आज सवेरे से ही नहा धोकर तैयार बैठी थी। गोरा के जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम करते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जो आंसू इतने दिनों से उन्होंने रोक रखे थे, आज किसी तरह नहीं रुके। गंगा स्नान करके कृष्णदयाल के लौटने पर गोरा उनसे मिलने गया। उसने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण नहीं छुए। सकुचाकर कृष्णदयाल दूर आसन पर बैठे। गोरा ने कहा, बाबा, मैं एक प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृष्णदयाल ने कहा, उसकी तो कोई जरूरत नहीं दिखती। गोरा ने कहा, मुझे जेल में और तो कोई कष्ट नहीं था, पर यही लगता रहता था कि मैं अपवित्र हो गया हूं। वह ग्लानि अब भी है, इसलिए प्रायश्चित करना ही होगा। चिंतित होकर कृष्णदयाल ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसकी सहमति नहीं दे सकता। गोरा ने कहा, अच्छा, तो इस बारे में मैं पंडितों की राय ले लूं? कृष्णदयाल बोले, किसी पंडित की राय नहीं लेनी होगी। मैं ही तुम्हें नियम बताता हूं। तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। कृष्णदयाल जैसे आचार विचार और छुआछूत मानने वाले व्यक्ति भी गोरा के लिए किसी तरह का नियम संयम स्वीकार करना नहीं चाहते। न केवल स्वीकार नहीं करते, बल्कि एक बारगी तो उसके विरुद्ध अड़कर बैठ जाते हैं। इसका कारण आज तक गोरा नहीं समझ सका। भोजन के लिए आज आनंदमयी ने गोरा के साथ ही विनय का आसन बिछाया था। गोरा ने कहा, मां, विनय के आसन को थोड़ा दूर कर दो। अचकचाकर आनंदमयी ने कहा, क्यों? विनय ने क्या अपराध किया है? गोरा ने कहा, विनय ने कुछ नहीं किया है, मैंने ही किया है। मैं अपवित्र हूं। आनंदमयी ने कहा, तो हुआ करे, विनय इतना शुद्ध अशुद्ध नहीं मानता। गोरा ने कहा, विनय नहीं मानता, किंतु मैं तो मानता हूं। खाने के बाद दोनों मित्र जब ऊपर के खाली कमरे में जाकर बैठ गए, तब उन्हें एक दूसरे को कहने के लिए कोई बात ही न सूझी। इस 1 महीने में विनय के लिए सबसे ज्यादा महत्व की जो बात हो उठी थी, उसे वह गोरा के सामने कैसे छेड़े,
यह वह सोच ही नहीं पा रहा था। परेश बाबू के घर के लोगों के बारे में गोरा के मन में भी एक जिज्ञासा थी, पर उसने भी कुछ न कहा। विनय ही बात छेड़ेगा, यह सोचकर प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि उसने परेश बाबू से यह बात पूछी थी कि घर के सब लोग कैसे हैं, लेकिन वह तो केवल शिष्टाचार का सवाल था। वे सब अच्छी तरह हैं, मात्र इतनी खबर से अधिक विस्तृत विवरण जानने के लिए उसका मन आतुर था। इसी समय महिम कमरे में आए। सीढ़ी चढ़ने के परिश्रम से थोड़ी देर हाँफते रहे, फिर बोले, विनय, इतने दिन तो गोरा का इंतजार रहा, अब तो और कोई बात नहीं है। अब दिन और मुहूर्त तय कर लिया जाए। क्या राय है गोरा? किस मुद्दे की बात हो रही है, यह तो समझ रहे हो ना? कुछ कहे बिना गोरा थोड़ा हंस दिया। महिम बोले, हंसते हो? तुम सोच रहे होगे अभी तक दादा वह बात नहीं भूले, लेकिन कन्या तो स्वप्न नहीं है। मैं स्पष्ट देख सकता हूं, वह एक ठोस पदार्थ है, भूलने की गुंजाइश नहीं है। हंसने की भी बात नहीं है गोरा। अब जैसा भी हो तय कर देना चाहिए। गोरा ने कहा, तय करना जिसका काम है वह तो स्वयं मौजूद है। महिम ने कहा, सत्यानाश, उसका तो अपना ही कुछ ठीक नहीं है। वह क्या ठीक करेगा? तुम आ गए हो, अब सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। विनय आज गंभीर होकर चुप ही रहा। अपनी आदत के मुताबिक हंसी से बात टालने की भी उसने कोई कोशिश न की। गोरा जान गया कि कहीं कोई अड़चन है। बोला, मैं निमंत्रण पहुंचाने के काम का भार ले सकता हूं, परोसने को भी राजी हूं, लेकिन यह भार मैं नहीं ले सकता कि विनय आपकी कन्या से विवाह करेंगे ही। जिनके निर्देशन से ये सब काम दुनिया में होते हैं, उनसे भी मेरी कोई खास जान पहचान नहीं है। उन्हें मैं दूर से ही नमस्कार करता रहा हूं। महिम बोले, यह मत सोचो कि तुम्हारे दूर रहने से ही वे भी दूर ही रह जाएंगे। हठात कब आकर चौंका देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारे बारे में उनका क्या इरादा है, यह तो ठीक ठीक नहीं कह सकता, लेकिन इनको लेकर तो एक विकट समस्या उठ खड़ी हुई है। सारी जिम्मेदारी अकेले प्रजापति ठाकुर पर न छोड़कर खुद भी कुछ उपाय न करोगे तो अंत में पछताना भी पड़ सकता है, यह मैं कहे देता हूं। गोरा ने कहा, जो भार मेरा नहीं है उसे न लेकर पछताने को मैं तैयार हूं, लेकिन उसे लेकर पछताना तो और भी मुश्किल होगा। उसी से बचना चाहता हूं। महिम ने कहा, ब्राह्मण का लड़का जात कुल मान सब गवा देगा और तुम बैठे देखते रहोगे। देश भर के लोगों के हिंदुत्व की रक्षा के लिए तो तुम्हें नींद नहीं आती, और इधर तुम्हारा अपना परम बंधु जात को नदी में बहाकर ब्रह्म घर में विवाह कर बैठे तो लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? विनय, तुम शायद नाराज हो रहे होगे, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे बहुत से लोग ये सब बातें गोरा से कहते, बल्कि कहने को छटपटा रहे हैं। मैं सामने ही कह रहा हूं, यह सभी के लिए उचित ही होगा। अगर अफवाह झूठी हो तो कह देने से ही खत्म हो जाएगी, और अगर सच हो तो सोच समझ लेना होगा। महिम चले गए। तब भी विनय कुछ नहीं बोला। गोरा ने पूछा, क्यों विनय, क्या मामला है? विनय ने कहा, केवल थोड़ी सी खबरें बता देने से सारा कुछ समझ सकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सोचा था कि धीरे धीरे तुम्हें सारा मामला समझाकर बताऊंगा, लेकिन दुनिया में कुछ भी हमारी सुविधा के अनुसार सरलता से नहीं होना चाहता। घटनाएं भी पहले तो शिकार पर निकले बाघ की तरह दबे पांव बढ़ती रहती हैं, और फिर अचानक एक ही छलांग में गला धर दबोचती हैं। फिर उनकी खबर भी आग की तरह पहले दबी दबी सुलगती है और फिर सहसा भड़क कर जल उठती है। तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी कभी सोचता हूं, कभी कर्म मात्र का त्याग करके बिल्कुल जड़ होकर बैठने में ही इंसान की मुक्ति है। हंसकर गोरा ने कहा, तुम्हारे अकेले जड़ होकर बैठने से भी कहाँ मुक्ति मिलेगी? जब तक सारी दुनिया ही साथ साथ जड़ न हो जाए तब तक वह तुम्हें स्थिर क्यों रहने देगी? उल्टे इससे तो और मुश्किल हो जाएगी। दुनिया जब काम कर रही है तब तुम भी अगर काम न करोगे तो ठगे ही जाओगे। इसीलिए यह देखना होगा
कि घटना तुम्हारी असावधानी से ही न हो जाए। ऐसा न हो जाए कि और सब तो आगे बढ़ जाए और तुम तैयार भी न रहो। विनय ने कहा, यही बात ठीक है, मैं ही तैयार नहीं रहता। इस बार भी मैं तैयार नहीं था। किस तरफ क्या हो रहा है मैं समझ ही न सका, लेकिन जब हो ही गया तो उसका दायित्व तो लेना ही होगा। जिसका शुरू में न होना ही अच्छा था, उसे आज अप्रिय होने पर भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गोरा ने कहा, हुआ क्या है यह जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकना मेरे लिए तो कठिन है। खड़े होकर विनय ने कह ही डाला, अनिवार्य घटनाओं के कारण ललिता के साथ मेरा संबंध ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है कि अगर उससे विवाह न करूं तो उसे समाज में हमेशा के लिए अकारण अपमान और अन्याय सहते रहना पड़ेगा। गोरा ने कहा, कैसा मोड़ है, मैं तो समझूं। विनय ने कहा, वह लंबी बात है, धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन इतना तो फिलहाल तुम मान ही लो। गोरा ने कहा, अच्छा, मान ही लेता हूं। मुझे इस बारे में ही कहना है कि घटना अगर अनिवार्य हो तो उसका दुख भी निश्चित ही है। समाज में अगर ललिता को अपमान भोगना ही है तो उसका उपाय नहीं है। विनय ने कहा, किंतु उसका निवारण करना तो मेरे बस की बात है। गोरा ने कहा, है, तब तो अच्छा ही है, लेकिन जबरदस्ती ऐसी बात कहने से तो नहीं चलेगा। जरूरत होने पर चोरी करना या खून करना भी इंसान के बस की बात होती है, लेकिन क्या सचमुच उसके बस की होती है? ललिता से विवाह करके तुम ललिता के प्रति कर्तव्य पूरा करना चाहते हो, लेकिन वहीं क्या तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है? क्या समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? समाज के प्रति कर्तव्य का स्मरण करके ही ब्रह्म विवाह के लिए विनय राजी नहीं हुआ। यह बात उसने नहीं कही। वह बहस पर तुल गया, बोला, इस मामले में शायद मेरी राय तुमसे कभी न मिलेगी। मैं व्यक्ति की ओर खींचकर समाज के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि व्यक्ति और समाज दोनों के ऊपर धर्म है, उसी पर दृष्टि रखकर चलना होगा। जैसे व्यक्ति को बचाना मेरा चरम कर्तव्य नहीं, वैसे ही समाज को बचाना भी चरम कर्तव्य नहीं है। एकमात्र धर्म को बचाना ही मेरा चरम लक्ष्य है। गोरा ने कहा, व्यक्ति भी नहीं है, समाज भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद धर्म है। ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता। विनय को गुस्सा आ गया, बोला, मैं मानता हूं। व्यक्ति और समाज की बुनियाद पर धर्म नहीं खड़ा है, बल्कि धर्म की बुनियाद पर व्यक्ति और समाज है। जिसे समाज चाहता है धर्म कहकर उसी को मानना पड़े तो समाज की ही मुसीबत हो जाए। अगर समाज मेरी किसी न्याय संगत स्वाधीनता में बाधा दे तो उस अनुचित बाधा को हटाकर ही समाज के प्रति कर्तव्य पूरा होता है। ललिता से विवाह करना अगर मेरा अन्याय न हो बल्कि उचित हो, तब समाज के विरोध के कारण ही उससे हट जाना मेरे लिए अधर्म होगा। गोरा ने कहा, न्याय और अन्याय क्या अकेले तुम ही से बंधे हैं? इस विवाह से अपनी भावी संतान को तुम किस स्थिति में डाल दोगे, यह क्यों नहीं सोचते? विनय ने कहा, इस तरह सोचते रहकर ही तो मनुष्य सामाजिक अन्याय को चिरस्थायी बना देता है। तब फिर साहबों अफसरों की लातें खाता हुआ जो किरानी बाबू हमेशा अपमान सहता चला जाता है, उसी को दोष क्यों देते हो? वह भी तो संतान की ही बात सोचता है। विनय गोरा से बहस में जहां आ पहुंचा था, इससे पहले उसकी वह स्थिति नहीं थी। कुछ पहले ही समाज से विच्छेद की संभावना से उसका मन व्याकुल हो उठा था। इस बारे में उसने अपने साथ किसी प्रकार की बहस नहीं की थी। अगर गोरा के साथ बहस न उठ खड़ी होती तो विनय का मन अपने पुराने संस्कारों के अनुसार उसकी वर्तमान प्रवृत्ति से उल्टी दिशा में ही चलता रहता। लेकिन बहस करते करते उसकी प्रवृत्ति कर्तव्य बुद्धि का सहारा लेकर धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। गोरा से गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। गोरा ऐसी बहस में युक्तियां देने की ओर न जाकर बहुत जोर शोर से अपनी बात कहता था। इतने जोर से कम ही लोग अपनी बात कहते होंगे। आज भी उसने इसी जोर से विनय की सारी बातें ठेलकर गिरा देनी चाहिए, लेकिन आज उसे बाधा का सामना करना पड़ा। जब तक एक ओर गोरा और दूसरी ओर विनय का मत था, तब तक विनय हार मानता आया था। लेकिन आज दोनों ओर दो वास्तविक मनुष्य थे।
आज गोरा किसी वायव्य अस्त्र से किसी दूसरे वायव्य अस्त्र को नहीं काट रहा था। आज बाण जहां आकर गिरते थे, वहां वेदना भरा मनुष्य का हृदय था। आखिरकार गोरा ने कहा, मैं तुमसे दलीलबाजी नहीं करना चाहता। इसमें तर्क करने लायक खास बात कोई नहीं है। यह तो हृदय से समझने की बात है। ब्रह्म लड़की से विवाह करके तुम देश के साधारण लोगों से अपने को अलग कर देना चाहते हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खेद की बात है। ऐसा काम तुम कर सकते हो, मैं किसी तरह नहीं कर सकता। यही तुम में और मुझ में अंतर है, ज्ञान और बुद्धि में नहीं। जहां मेरा प्रेम है, वहां तुम्हारा प्रेम नहीं है। तुम जहां छुरी मारकर अपने को मुक्त कर लेना चाहते हो, वहां तुम्हें कोई दर्द नहीं होता। लेकिन ठीक वहीं पर मेरी धमनी है। मैं अपने भारतवर्ष को चाहता हूं। उसे तुम चाहे जितना दोष दो, जितनी गालियां दो, मैं उसी को चाहता हूं। उससे ज्यादा मैं अपने को या किसी भी मनुष्य को नहीं चाहता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे भारतवर्ष से मुझे जरा सा भी दूर हटना पड़े। विनय को जवाब देने की कोशिश कर ही रहा था कि गोरा ने कहा, नहीं विनय, तुम बेकार मुझसे तर्क करते हो। सारी दुनिया ने जिस भारतवर्ष को त्याग दिया है, उसका अपमान किया है, मैं उसी के साथ उसी अपमान के आसन पर बैठना चाहता हूं। अपने इसी जाति भेद वाले भारतवर्ष, कुसंस्कारों वाले भारतवर्ष, मूर्ति पूजक भारतवर्ष के साथ अगर तुम इससे अलग होना चाहते हो, तो तुम्हें मुझसे भी अलग होना होगा। गोरा इतना कहकर उठा और कमरे से बाहर आकर छत पर टहलने लगा। विनय चुपचाप बैठा रहा। तभी नौकर ने आकर गोरा को खबर दी कि बहुत से बाबू लोग उसे मिलने के लिए नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। भागने का एक बहाना पाकर गोरा को तसल्ली हुई। वह नीचे चला गया। बाहर आकर उसने देखा और बहुत से लोगों के साथ अविनाश भी आया हुआ है। गोरा ने समझ लिया था कि अविनाश नाराज हो गया है, लेकिन नाराजगी के कोई चिन्ह नहीं दिखे। वह तो और भी उच्छ्वासित प्रशंसा के साथ कल अपने हटा दिए जाने की बात सबको सुना रहा था। वह कह रहा था, गौर मोहन बाबू के प्रति मेरी श्रद्धा अब और बढ़ गई है। अब तक मैं मानता था कि ये असाधारण आदमी है, लेकिन मैं कल जान गया कि ये महापुरुष है। कल हम इन्हें सम्मान देने गए थे। जैसे खुले तौर पर इन्होंने उस सम्मान की उपेक्षा की, वैसा आजकल कितने लोग कर सकते हैं? क्या कोई मामूली बात है? एक तो यूं ही गोरा का मन बेचैन था। उस पर अविनाश की इस भावुकता से वह तिलमिला उठा। बिगड़ कर बोल, देखो अविनाश, तुम लोग अपनी भक्ति से ही आदमी का अपमान करते हो। तुम खुलेआम मेरा स्वांग बनाकर मुझे नाच नचाना चाहते हो। उसे इनकार कर सकूं, इतनी शर्म की आशा तुम लोग मुझसे नहीं करते, और इसको तुम लोग कहते हो महापुरुष के लक्षण। तुम लोगों ने हमारे देश को क्या एक भाड़ों का दल समझ रखा है? सभी वाहवाही पाने के लिए नाचते फिर रहे हैं। सच्चा काम क्या कोई नहीं कर रहा है? मेरे साथ चलना चाहते हो तो ठीक है, झगड़ा करना चाहते हो तो वह भी ठीक है, लेकिन ऐसी वाहवाही मुझे मत देना, यही मेरी प्रार्थना है। अविनाश की श्रद्धा और भी बढ़ चली। खिले हुए चेहरे से उसने उपस्थित व्यक्तियों की ओर देखते हुए गोरा की बात की चमत्कारिता की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहा। बोला, आशीर्वाद दीजिए, आपकी तरह हम लोग भी इस निष्काम भाव से भारतवर्ष के सनातन गौरव की रक्षा करते हुए अपना जीवन अर्पित कर सके। यह कहकर अविनाश ने गोरा के पैरों की धूल लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए कि गोरा जल्द ही पीछे हट गया। अविनाश बोला, गौर मोहन बाबू, हम लोगों से तो आप किसी प्रकार का सम्मान ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को आनंद देने से तो विमुख मत होइए। हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि आपके साथ हम सब एक दिन भोज करेंगे। इसके लिए तो आपको सहमति देनी ही होगी। गोरा ने कहा, मैं प्रायश्चित किए बिना तुम सबके साथ खाने नहीं बैठ सकूंगा। प्रायश्चित? अविनाश की आंखें चमक उठी। वह बोला, यह बात हम में से किसी को नहीं सूझी थी, लेकिन हिंदू धर्म के किसी भी नियम की उपेक्षा गौर मोहन बाबू कभी नहीं कर सकते। सभी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। प्रायश्चित के समय ही सब लोग इकट्ठे होंगे और तभी भोज होगा। उस दिन देश के बड़े बड़े अध्यापकों, पंडितों को निमंत्रित किया जाएगा। हिंदू धर्म आज भी कितना जीवंत है, यह गौर बाबू के इस प्रायश्चित के निमंत्रण से
सबको मालूम हो जाएगा। प्रायश्चित सभा कब कहाँ बुलाई जाए, यह सवाल भी उठा। गोरा ने कहा, इस घर में उसकी सुविधा न होगी। इस पर एक भक्त ने गंगा के किनारे के अपने बाग में इसकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया। यह भी तय हो गया कि इसका खर्चा दल के सब लोग मिलकर उठाएंगे। विदा लेते समय खड़े होकर अविनाश ने भाषण देने के ढंग से हाथ हिला हिलाकर सबको संबोधित करते हुए कहा, गौर मोहन बाबू नाराज हो सकते हैं, लेकिन आज जब मेरा हृदय भर उठा है, तब मैं यह बात कहे बिना नहीं रह सकता कि वेद का उद्धार करने के लिए हमारी इसी पुण्य भूमि पर अवतार ने जन्म लिया था, वैसे ही आज हिंदू धर्म का उद्धार करने के लिए हमने फिर अवतार को पाया है। पृथ्वी पर सिर्फ हमारे ही देश में 6 ऋतुएं होंगी। हम लोग धन्य हैं कि यह सत्य हमारे सामने प्रमाणित हो गया। सब भाई बोलो, गौर मोहन बाबू की जय। अविनाश के बोलने की क्षमता से प्रभावित होकर सभी मिलकर गौर मोहन का जय जयकार करने लगे। मरमाहत होकर गोरा वहां से भाग खड़ा हुआ। जेल से मुक्ति पाने के बाद इस समय एक अवसाद सा गोरा के मन पर छा गया। जेल में रहते हुए कई बार वह कल्पना करता रहा था कि देश के लिए नए उत्साह से काम करेगा, लेकिन आज बार बार वह अपने आप से ही पूछने लगा कि हाय, मेरा देश कहाँ है? देश क्या केवल मुझ अकेले के पास है? बचपन से जीवन के सारे संकल्पों की चर्चा जिस मित्र के साथ करता रहा, वह आज इतने दिनों बाद महज एक स्त्री से विवाह करने के लिए अपने देश के सारे अतीत और भविष्य से पल भर में इस निर्मम भाव से अलग हो जाने को तत्पर हो गया। और जिनको सब मेरे दल के लोग कहते हैं, इतने दिन उन्हें इतना समझाने बुझाने के बाद भी उन्होंने आज यही समझा कि मैंने केवल हिंदुत्व का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण किया है, कि मैं केवल मूर्तिमान शास्त्र वचन हूं और भारतवर्ष को कहीं स्थान नहीं मिला। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं के षड्यंत्र में अगर अविनाश जैसा फल ही मिलना था, तो 2-4 ऋतुएं कम होने से भी कोई हर्ज न होता। नौकर ने आकर खबर दी कि मां गोरा को बुला रही हैं। सहसा गोरा चौंक उठा, मन ही मन कह उठा, मां बुला रही हैं? इस बात को उसने जैसे एक नया अर्थ देकर सुना। उसने कहा, और जो भी हो, मेरी तो मां है और उन्होंने ही मुझे बुलाया है। वही मुझे सबसे मिला देंगी। वे किसी से कोई भेद न रखेंगी। मैं देखूं कि जो भी मेरे अपने हैं वे उनके साथ बैठे हैं। जेल में भी मां ने मुझे बुलाया था, वहां भी उन्हें देख सकता था। जेल के बाहर भी मां मुझे बुला रही है, यहां भी मैं उन्हें देखने निकल पड़ा हूं। कहते कहते गोरा ने शरद की इस दोपहरी के आकाश की ओर आंखें उठाकर देखा। एक ओर विनय, दूसरी ओर अविनाश की तरफ से विरोध का जो स्वर उठा था, वह कुछ धीमा पड़ गया। दोपहर की धूप में मानो भारतवर्ष ने अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी। समुद्र पर्यंत फैली हुई उसकी नदियां, पहाड़ और जनता गोरा की आंखों के सामने झलक गई। भीतर से उठकर एक मुक्त निर्मल आलोक इस भारतवर्ष को जैसे ज्योतिर्मय करता हुआ दिखा। गोरा का हृदय भर उठा, उसकी आंखें चमकने लगी। उसके मन में जरा भी निराशा न रही। भारतवर्ष के उस अंतहीन कार्य के लिए जिसका फल कहीं दूर भविष्य में मिलेगा, वह आनंद पूर्वक तैयार होने लगा। भारतवर्ष की जो महिमा उसने ध्यान में देखी है, उसे वह प्रत्यक्ष नहीं देख सकेगा, इसका कोई मलाल उसे न रहा। मन ही मन वह बार बार दोहराने लगा, मां मुझे बुला रही है, मैं वहीं जा रहा हूं जहां अन्नपूर्णा है, जहां जगत धात्री बैठी है। उसी सुदूर काल में, लेकिन फिर भी इसी क्षण में, वह मृत्यु के पास, लेकिन फिर भी जीवन के बीच, जिस महिमा मंडित भविष्य ने मेरे आज के दिनहीन वर्तमान को सार्थक करके उज्जवल कर दिया है, मैं उसी की ओर जा रहा हूं। उसी अति दूर, अति निकट की ओर मां मुझे बुला रही है। इस आनंद में गोरा ने जैसे विनय और अविनाश को भी अपने साथ पा लिया। वे भी मानो उसके पराये न रहे। दूसरों के सभी छोटे छोटे विरोध मानो एक विराट चरितार्थ में विलीन हो गए। जब गोरा ने आनंदमयी के कमरे में प्रवेश किया, तब उसका चेहरा आनंद की आभा से दीप्त था। उसकी आंखें सामने की सभी चीजों से परे मानो एक दूसरी ही भव्य मूर्ति को देख रही थी।
कमरे में आकर एकाएक वह थोड़ी देर तक यह पहचान ही न सका कि उसकी मां के पास दूसरा कौन बैठा है। सुचरिता ने खड़े होकर गोरा को नमस्कार किया। गोरा ने कहा, अरे आप आई हैं, बैठिए। गोरा ने आप आई हैं बैठिए कुछ ऐसे ढंग से कहा मानो सुचरिता का आना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक विशेष प्रयोजन है। एक दिन सुचरिता के संपर्क से गोरा पलायन कर गया था। जितने दिन वह तरह तरह के दुख और काम में उलझा हुआ भटकता रहा था, उतने दिन वह बहुत कुछ सुचरिता की बात को अपने से दूर रख सका था। लेकिन जेल में बंद हो जाने पर सुचरिता की स्मृति को वह किसी तरह न हटा सका था। एक समय ऐसा भी था जब गोरा के मन में इस बात का आभास भी न था कि भारतवर्ष में स्त्रियां भी हैं। इस सत्य को इतने दिनों बाद उसने सुचरिता में ही पहचाना। सहसा एक क्षण में इतनी बड़ी और इतनी प्राचीन सच्चाई को सामने पाकर उसके आघात से जैसे उसकी बलिष्ठ प्रकृति कांप उठी। बाहर की धूप और खुली हवा की दुनिया की याद जब जेल में उसे सताने लगी, तब वह दुनिया केवल उसके कर्म क्षेत्र के रूप में नहीं दिखी। न वह निरा पुरुष समाज ही नजर आया। वह चाहे जैसे ध्यान करने का यत्न करता, उसके सम्मुख बाहर के इस सुंदर संसार की दो अधिष्ठाती देवियों की ही मूर्ति आती। चार सितारों का आलोक विशेष रूप से उन्हीं के चेहरे पर पड़ता। स्निग्ध नीलिमा युक्त आकाश उन्हीं के चेहरे को घेरे रहता। एक चेहरा जन्म से परिचित उसकी माता का था और दूसरे नाजुक सुंदर चेहरे से उसका परिचय नया ही था। जेल की एकाकी घुटन में गोरा उस चेहरे की स्मृति से विरोध का भाव न रख सका। इस भाव की सिहरन जेल में भी एक गहरी मुक्ति उसके निकट ले आती। जेल के कठिन बंधन उसके लिए मानो छाया सरीखे झूठे सपने जैसे हो जाते। स्पंदित हृदय की सूक्ष्म तरंगे जेल की दीवारों को भेद कर आकाश में मिलकर वहां के फूल पत्तों में लहराती रहती और कर्म क्षेत्र में अपनी लीलाएं करती रहती। गोरा ने सोचा था, कल्पना मूर्ति से भय का कोई कारण नहीं है, इसीलिए इस एक महीने तक उसने उसे निर्बाध छूट दे रखी थी। वह समझता था कि केवल वास्तविक चीजों से ही डरने का कारण हो सकता है। जेल से बाहर आते ही जब गोरा ने परेश बाबू को देखा, तब उसका मन आनंद से लबालब हो उठा था। वह आनंद केवल परेश बाबू को देखने का नहीं था, उसके साथ गोरा के जेल जीवन की संगनी कल्पना ने भी कहाँ तक अपनी माया मिला दी है, यह वह पहले नहीं समझ पाया, किंतु धीरे धीरे वह यह समझ गया। स्टीमर तक पहुंचते पहुंचते उसने स्पष्ट अनुभव किया कि परेश बाबू उसे जो कुछ इतना आकृष्ट कर रहे हैं, वह केवल अपने ही गुणों से नहीं। गोरा ने इतने दिन बाद फिर कमर कसी और बोला, हार नहीं मानूंगा। स्टीमर में बैठे बैठे ही उसने फिर निश्चय कर लिया कि वह फिर कहीं दूर निकल जाएगा, किसी तरह के बंधनों में अपने मन को नहीं बंधने देगा। इसी बीच विनय से उसकी बहस छिड़ गई थी। विच्छेद के बाद बंधु से पहली भेंट के समय ही बहस इतनी आगे न बढ़ जाती, अगर भीतर ही भीतर गोरा अपने से भी बहस कर न रहा होता। इस बहस के सहारे गोरा अपने सामने अपनी जमीन को भी स्पष्ट कर देना चाहता था, इसीलिए वह इतना जोर देकर बात कर रहा था। उस जोर की भी उसे अपने लिए विशेष जरूरत थी। जब उसके उस जोर ने विनय के मन को उसी तरह उत्तर देने के लिए उत्तेजित किया और विनय गोरा की बातों का सिर्फ खंडन करने लगा और उन्हें निरा कठमुल्लापन मानकर उनके प्रति विद्रोह से भर उठा, तब उससे जरा भी यह ध्यान नहीं रहा कि गोरा अगर स्वयं अपने पर वार न कर रहा होता तो विनय पर इतने भीषण वार कभी न करता। विनय के साथ बहस होने के बाद गोरा ने फैसला किया, लड़ाई का मैदान छोड़ देने से नहीं चलेगा। मैं अपने प्राणों के भय से विनय को छोड़ जाऊं तो विनय कभी नहीं बचेगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 53 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।